नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहूंगा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो जिससे मैं और अच्छा कंटेंट ला सकूं, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं नई सीरीज लाऊं। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 राइट नाउ। अब हम पहले सीन में देखते हैं कि अलीना अपने रूम में थी और रात को सोने की कोशिश कर रही थी, बट उसे किसी भी तरह से नींद नहीं आ रही थी। ये देखते हुए कॉफी बनाने जाती है और जैसे वो किचन में जाती है उसे हंटर की परछाई देखकर अलीना डर जाती है और कहती है कि हंटर यहाँ क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि हंटर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है अलीना अब तुम कैसी हो। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम तो मर चुके थे और तुम वापस जिंदा कैसे हो सकते हो, क्या तुम भूत हो। और ये कहने के बाद हंटर बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम पहले इंसान को मारा इसलिए तुम इतना गिल्टी फील कर रही हो। और ये देखने में हम देखते हैं अलीना बिल्कुल रोने की हालत में होती है और कहती है कि तुम जिंदा नहीं हो सकते, मैंने तुम अपने हाथ से गाड़ा था और तुम जिंदा नहीं हो सकते। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और कहती है कि तुम एक भूत हो। तभी हम देखते हैं हंटर उसका गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है एक तरह से। और तभी हम देखते हैं कि अलीना उसको धक्का मारती है और जेरेमी को चिल्ला चिल्ला के आवाज लगाती है कि जेरेमी हेल्प करो। यहाँ हम देखते हैं जेरेमी उसे हेल्प करने आता है। वहीं पर हम देखते हैं हंटर से लड़ने लगती है और तभी हम देखते हैं हंटर को दूर फेंक देती है और जब हंटर वापस आता है तो उससे चाकू मार देती है। और चाकू मारते हम देखते हैं कि हंटर उसकी गर्दन में बहुत बुरी तरह से घाव हो गया था। और जब हम देखते हैं अलीना आंख बंद करके फिर खोलती है, देखते हैं कि उसने जेरेमी को चाकू मार दिया था हंटर समझकर। और हम देखते हैं कि जेरेमी की यहीं पर मौत हो जाती है। और ये देख के हम देखते हैं अलीना रोने लग जाती है और बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो देखती है कि जेरेमी के हाथ में वो रिंग है जिससे कि वो वापस जिंदा हो सकता है। और ये देखने के बाद बहुत ज्यादा लंबी सांसें भरती है और सोचती है उसने अपने भाई को नहीं मारा। और ये सोचने के बाद बिल्कुल शांत हो जाती है। अभी हम अगले सीन में देखते हैं सुबह के टाइम पे अलीना ने अपने भाई को तो सोफा पे लेटा रखा था और वहां पर वो डेमन को बुलाती है। डेमन पूछता है कि तुमने स्टेफन को नहीं बताया जेरेमी की हालत के बारे में। और तभी अलीना बोलती है नहीं मैंने नहीं बताया और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ और मैं किसी भी हालत में नहीं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए। वो क्लाउस के लिए काम कर रहा है और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है शायद फिर मैंने कोई गलती कर दी। तभी हम देखते हैं गेट पे नॉक होता है और वहां पर स्टेफन था। ये देखने के बाद अलीना उसकी तरफ गुस्से से देखती है डेमन की तरफ और डेमन बोलता है हाँ स्टेफन तुम आ गए। और तभी हम देखते हैं स्टेफन आके पूछता है कि इसको क्या हुआ। और ये कहने के बाद अलीना गुस्सा होती है और कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम क्लाउस के साथ काम कर रहे हो और मैं अभी नहाने जा रही हूँ और तुम इसको संभालो। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब जेरेमी को होश आ गया था और डरा हुआ था और कहता है मेरे साथ हुआ क्या है। और ये कहने के बाद डेमन बोलते हैं बहुत लंबी स्टोरी है, तुम ना जानो तो बेटर है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलीना भी वॉशरूम के अंदर जाती है। अब हम देखते हैं उसके पीछे जा रहा था स्टेफन और स्टेफन को रोक के कहती है कि आज मुझसे बात ना करो तो बेटर है और मुझे तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं सुनना कि तुम क्लाउस के साथ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। थिंग इज आज मैंने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है और ये एक नॉर्मल बात नहीं है, उसके खून मेरे हाथों के ऊपर है, प्लीज मुझे नहाने दो और मुझे तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं सुनना। और ये कहने के बाद सीधा बाथरूम में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि टाइलर अपने घर पे आता है और देखता है कि हेली और उसके जितने भी हाइब्रिड दोस्त थे वो सब पी रहे थे और पूरी रात से ही पीने लग रहे थे। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है तुम कल रात से पी रहे हो, मैं तो सो भी गया था और तुम अब तक पी रहे हो। और ये कहने के बाद हेली बोलती है यार हमारा दोस्त मना, हमको थोड़ा तो मतलब एक तरह से शौक मनाने दो पीने के बाद। और तभी हम देखते हैं उसके पास आके उसको पिलाने की कोशिश करती है और वहीं पर हम देखते हैं कि अब क्लाउस वहां आ चुका था। क्लाउस वहां आके बोलता है कि मेरा हाइब्रिड उस हंटर को पकड़ लाएगा, बट मुझे ऐसा लगा ही था बट ऐसा हुआ नहीं और बल्कि मेरा एक हाइब्रिड मर चुका है, हंटर को अलीना ने मार दिया और पूरा प्लान फेल हो चुका है। ये कहने के बाद हेली गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें एक ही हाइब्रिड को भेजने की क्या जरूरत थी और तुम्हारी वजह से वो मरा है। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है तुम्हें पता है उसकी हालत कैसी थी मरते टाइम पे। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ मैंने उसके अंदर वाला बड़ा सा छेद देख लिया है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि गेट पर कैरोलाइन आई थी। कैरोलाइन आने के बाद देखते हैं बड़े से डिब्बे में बहुत सारी चीजें लाई थी और वो टाइलर को डिब्बा पकड़ाती है और कहती है ये सारी तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स हैं, इसके अंदर तुम्हारी जर्सी है, तुम्हारा लैपटॉप है, जो तुम्हें चाहिए था वो सब ला दिया है क्योंकि ये एक टाइम पे तुमने मुझे दिया था। और ये देने के बाद जाने लगती है। और ये देख के हम देखते हैं क्लाउस उसके पास आता है और कैरोलाइन से बोलता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है बट मैं इसका रीजन नहीं हूँ और मुझे पता चला हेली और टाइलर की दोस्ती इसके पीछे रीजन है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा उदास दिखती है। उसी मोमेंट पे क्लाउस ये सिचुएशन समझता है और कहता है अपना हाइब्रिड से चलो हम यहाँ से चलते हैं। और ये सीन देखते हुए टाइलर बोलता है कि तुम सबका पर जा रहे हो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हमको तो पता नहीं, तेरे पास बहुत काम है अभी और कैरोलाइन तुझे अपने आप बता देगी। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन गेट बंद करती है और वहां पर वेट करती है उनके जाने का। और जब वो थोड़ी दूरी पे चले जाते हैं और तब एकदम स्माइल करती है और ये अब पता चलता है कि इन तीनों का प्लान था ये। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा, मुझे लगता है कि उसको बिलीव हो गया। और ये कहने के बाद हेली बोलती है पक्का बिलीव हो गया होगा, तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है कि तुम दोनों बहुत बड़ी लायर्स हो। और तभी हम देखते हो कैरोलाइन को किस करता है और ये हम देखते हैं हेली थोड़ी जेलस थी उसको किस करते हुए देखकर।
अब हम देखते हैं अलीना जो अपने बाथरूम में थी और उसे अपने शावर के अंदर ब्लड दिखने लगता है और ब्लड देख के एकदम घबरा जाती है और शावर से बाहर आती है। और बाहर आने के बाद हम देखते हैं उसके घर पे डेमन और स्टेफन थे और डेमन वहां पर क्लीन कर रहा था पूरे ब्लड को और वहां से फेंक रहा था और पूछता है कि जेरेमी कहाँ गया। तभी स्टेफन बोलता है कि वो स्कूल गया है, बानी ने कुछ तरह का एग्जीबिशन रखा है विच क्राफ्ट के ऊपर और वो देखने के लिए गया है। और ये देखने के बाद डेमन बोलता है कि वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे एग्जीबिशन देखना है, बानी के साथ रहना है, उसे अपनी हत्यारी बहन से दूर रहना वरना उसका गला फिर काट देगी। और ये कहने को स्टेफन बोलता है तुम बकवास ना करो। तभी हम देखते हैं स्टेफन के पास सीधा फोन आता है क्लाउस का और क्लाउस बोलता है कि तुम सब जान ही गए हो कि क्या हुआ है लेटेस्टली, मेरा हाइब्रिड मर चुका है, हंटर भी मर चुका है। और ये कहने के बाद क्लाउस को बोलता है स्टेफन कि तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारा प्लान इतनी परफेक्ट नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अभी क्लाउस रोड पे भागते हुए आ रहा था और तभी वो बात करते हुए कहता है स्टेफन से कि अब तुम्हें पता है क्या हो रहा है। और तभी स्टेफन बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। वो बोला हेलुसिनेशन नहीं हुआ अब तक अलीना को। और ये कहने के बाद बोलता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। और तभी क्लाउस बोलता है तो अभी शुरुआत है, बस मुझे अंदर इनवाइट करो। और तभी हम देखते हैं कि वो गेट पे आ चुका था और गेट को नॉक करता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं स्टेफन खुद बाहर आ जाता है और उसको घर के अंदर इनवाइट नहीं करता। और ये देखने के बाद क्लाउस बोलता है कि तुम तो अनसिविलाइज्ड पर्सन हो, मुझे घर के अंदर भी नहीं बुलाया। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आके बातें करने लगते हैं और तभी क्लाउस बताता है पहले वाले जितने भी हंटर थे उन सबको उसने खुद मारा था अपने हाथों से। और ये होने के बाद उन पे विचेस ने क्राफ्ट कर रखा था, एक तरह से विच मैजिक था जिससे कि अगर हंटर मर जाता है तो जिसने मारा है उसकी मौत तक हंटर उसकी आत्मा उसको एक तरह से हेलुसिनेट कराती है और फिर उसको मार के खुद भी खत्म हो जाती है। और ये सुनने के बाद स्टेफन बोलता है मुझे तुम पे बिलीव नहीं है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि बिलीव तो करना पड़ेगा और तुम्हें मैं हेल्प कर सकता हूँ और अलीना को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे कहीं बंद करके रख दूंगा जहां पर कोई शार्प लकड़ी की चीज ना हो जिससे उसकी मौत ना हो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। और क्लाउस बोलता है देख लो टाइम बहुत कम है और मैं ऐसा करके रहूंगा वरना अलीना मर जाएगी। और अब हम देखते हैं अलीना को अपने रूम के अंदर। अलीना अपने पीछे मिरर में देखती है कि हंटर खड़ा था। ये देख के अलीना फिर डर जाती है, उसको बार बार हंटर दिख रहा था। और ये देखने के बाद नीचे भागने लगती है और हंटर उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं मर गया हूँ और मेरी लाश सड़ रही है। तभी हम देखते हैं वो नीचे उतर के आता है और वहीं पर देखता है डेमन को। डेमन की जगह उसे वही दिखता है हंटर और उसे देख के फिर डर जाती है और घर के बाहर भागने लगती है और कहती है नो तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। और ये कहते हुए गेट की तरफ भागती है और गेट खोल के बाहर आ जाती है। क्लाउस उसे देख के एकदम उसे पकड़ लेता है और भाग जाता है उसे लेकर। और ये देख के हम देखते हैं दोनों भाई एकदम खड़े देखते रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं दोनों भाइयों ने बानी को घर पे बुला लिया था और बानी को घर पे बुलाने के बाद बताते हैं पूरी सिचुएशन। और ये देखने के बाद बानी बोलती है तुमने ऐसे ही जाने दिया उसे। और तभी दोनों भाई बोलते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर पाए। और तभी हम देखते हैं वो बोलते हैं कि वो किसी हेलुसिनेशन की बात कर रहा था जिसकी वजह से वो एक तरह से भ्रम में पड़ जाएगी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरा हुआ इंसान किसी को हॉन्ट करे इस तरह। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि बताता है कि ये किसी तरह का विच का मैजिक था, जो विच का कर्स है उन हंटर लाइन के ऊपर जो उन्हें मारेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बानी बोलती है शायद मैं इसमें कुछ हेल्प ना कर पाऊं क्योंकि मेरी और विचेस की लंबे टाइम से कोई बन नहीं रही है और वो एक तरह से मैजिक करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तभी डेमन बोलता है तुम कर सकती हो, तुम जादू करने में भी एक तरह से माहिर हो चुकी हो, एक जूजू उजू करो अपने आप सब सही हो जाएगा और तुम आराम से बचा सकती हो अलीना को। और ये कहने के बाद बोलती है कि मुझे पक्का तो नहीं पता बट मैं उस प्रोफेसर शेन की मदद ले सकती हूँ जो मुझे हेल्प कर सकता है ये सब करने में क्योंकि उन्होंने मुझे एक दो ट्रिक्स सिखाई हैं। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ भी मिलकर अगर करना चाहो तो कर सकती हो। अब हम क्लाउस को देखते हैं जो सीधा ले आया था अलीना को एक कमरे के अंदर जिसमें विंडोज भी नहीं थी। और तभी हम देखते हैं अलीना को उस कमरे में अंदर ले आता है और कहता है कि कोई इसमें विंडोज नहीं है, सॉरी लव, बट ऐसा करना पड़ा इन सब आर्ट को बचाने के लिए जो तुम्हारे रूम के अंदर है और तुम्हें खुद को जलाने से। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मैं अपने आप को क्यों जलाऊंगी। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैंने खुद को ट्राई किया था जलाने का बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं इमोर्टल था और जलने पे भी नहीं मर पाया। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि तुम इस चीज से मतलब गुजर चुके हो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ 52 ईयर्स 4 मंथ एंड 9 डेज तक मैं इस चीज के अंदर बंधा रहा था और मुझको भी हॉन्ट किया था। और पहली बार मैंने टाइम को काउंट किया था जब ये चीजें मेरे साथ हो रही थी, सपनों में, दिन में, रात में, हर टाइम मुझे हॉन्ट करे जा रहे थे क्योंकि मैंने उन पांचों को मारा था। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तो ये कैसे खत्म करें। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है अपने आप खत्म होंगे, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये कहने के बाद क्लाउस वहां से जाने लगता है और कहता है कि तुम खुद को मारने की कोशिश ना करो तो बेटर है, थोड़ा रिलैक्स करना है क्योंकि हर फॉर्म में आ सकता है वो भूत तुम्हें मारने के लिए हंटर का। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि अलीना क्वेश्चंस और डाउट्स के साथ बैठी रहती है और वहां पर बिल्कुल नाराज हो जाती है और एक तरह से सोचती है कि वो खुद को क्यों मारेगी। अब हम स्टेफन को देखते हैं जो सीधा फोन मिलाता है कैरोलाइन को और बताता है कि क्लाउस ले जा चुका है अलीना को और शायद तुम्हें हेल्प करनी पड़ सकती है। उसी मोमेंट पे कैरोलाइन बोलती है तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन कैरोलाइन के पास पहुंच जाता है और वहीं पर वो टाइलर भी था। टाइलर बताता है कि उसे लगा हेली यहाँ पर वैसे घूमने और मिलने आई है बट पता चला उनके एक दोस्त क्रिस को हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई है जो हाइब्रिड की सायर बॉन्ड को तोड़ सके और उसको भी आजाद करा दे।
और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि तुम कह रहे हो कि क्रिस की एक तरह से साइड बोन टूट चुकी है, और कैरोलाइन बोलती है हाँ वैसा ही हो चुका है और वो अब साइड नहीं है उससे। अब हम अलीना को देखते हैं जो अभी भी उसी कमरे के अंदर बंद थी। वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस का हाइब्रिड उसके सामान की चीजें लाता है जो उसको डे बाय डे यूज के लिए चाहिएगी, और वहीं पर रख के जाने लगता है। और तभी अलीना कहती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, और जैसे ही वहां से जाता है तभी हम देखते हैं उसे फिर से वो हंटर दिखने लगता है, और हंटर को देख के वो डर जाती है और पीछे हटने लगती है। वहीं पर हंटर बोलता है कि तुमने मुझे मार दिया, अब जब तक तुम नहीं मर जाती हो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा और तुम्हें तब तक तंग करूंगा जब तक तुम मर नहीं जाती हो। और ये कहने के बाद फिर से हंटर बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा, तुम एक बार बताओ मुझे वो इमोशन जब तूने मेरा खून पिया और मुझे मार डाला। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ये ऐसा नहीं करना चाहती थी और सिर्फ गुस्से की वजह से हुआ है। तभी हंटर बोलता है नहीं तुम्हें सच बताना पड़ेगा। तभी अलीना कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि मुझे बुरा लगा है तो लगा है। और ये कहने के बाद हंटर बोलता है तुम झूठ बोल रही हो। और तभी अलीना बोलती है हाँ मुझे अच्छा लगा, तुम्हारा खून पी के अच्छा लगा, तुम्हें मार के अच्छा लगा, और ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग थी। और ये कहने के बाद हंटर बोलता है हाँ तुम देखो कैसी मॉन्स्टर बन चुकी हो। और ये कहने के बाद बोलता है तुमने मुझे मार दिया, तुमने कभी केयर की, मेरा कोई भाई भी हो सकता है, मेरी फैमिली हो सकती है और मेरे कितने सारे चाहने वाले हो सकते हैं, उनकी केयर सिर्फ मैं कर सकता था और तुमने मुझे मार दिया। और ये सुनने के बाद अलीना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और आई एम सॉरी। और ये कहने के बाद हंटर बोलता है कि तुमने अपने माँ बाप को भी मार दिया, तुम ही वो रीजन हो जिसकी वजह से वो ब्रिज से गिरे और उनकी मौत हो गई, तुम ही एक रीजन हो। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और तुम मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो। और तभी अलीना वहां से जाने की कोशिश करती है, थोड़ा आगे बढ़ती है। तभी ये देख के हंटर बोलता है कि तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, अगर तुम अपनी इस बेकार वैम्पायर वाली लाइफ से बचना चाहती हो तो तुम अपने आप को मार लो, तभी एक तरह से तुम मुझसे बच सकती हो, वरना कोई चांस नहीं है। वैसे भी तुम मरना ही चाहती हो, तुम वैम्पायर नहीं बनना चाहती हो, तो ये बेटर वे है। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली हूँ और मैं तुम पे बिलीव नहीं करती हूँ। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद हंटर बोलते हैं चलो तुम मुझ पे बिलीव नहीं करोगी बट इस पे तो करोगी। और तभी हम देखते हैं कि हंटर शेप शिफ्ट करके कैथरीन बन चुका था। और ये देखने के बाद अलीना डर जाती है और तभी कैथरीन बोलती है हाय अलीना तुमने मुझे मिस तो नहीं किया। अब कैथरीन बोलती है उससे कि तुम तो हमेशा रोती रहती हो, पुअर अलीना हमेशा एक विक्टिम की तरह बिहेव करती है। और तभी हम देखते हैं अलीना वो बैठ के रोने लग जाती है। और ये देख के कैथरीन बोलती है कि अब तुम वैम्पायर बन चुकी हो और तुम लोगों को मारती रहोगी, तो ऐसे आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। और तुम्हें पता है स्टेफन तुम्हें तब प्यार करता था तब तुम ह्यूमन थी, अब तुम मेरे जैसे बन चुकी हो और शायद स्टेफन तुमसे प्यार ना करे। और ये कहने के बाद अलीना को गुस्सा आता है और कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ कैथरीन। और तभी कैथरीन बोलती है बन जाओगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब तुम खून करना स्टार्ट करोगी और जब ब्लड पीना स्टार्ट करोगी तो तुम मेरे जैसी बन जाओगी या फिर मुझसे भी बुरी हो सकता है। और ये कहने के बाद अलीना को गुस्सा आता है और कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है कि मैं तुमसे बहुत पहले आई थी, मैं तुमसे भी अच्छी थी, बट अब देखो मुझे, कोई कह सकता है कि मैं वो पहले वाली कैथरीन हूँ। और ये कहने के बाद वहां वॉक करने लगती है और कहती है कि एक टाइम पे स्टेफन भी उससे प्यार करता था जब वो पहले जैसा बिहेव करती थी, बट जब उसने मेरी रियलिटी जानी उसके बाद वो मुझसे हेट करने लगा, वो तुमसे भी इतनी हेट करेगा जब वो तुम्हें जान जाएगा कि तुम कैसी हो। ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है चिंता मत करो तुम्हारे पास डेमन है, तुम किसी भी भाई के साथ रह सकती हो। और ये सुनने के बाद अलीना को गुस्सा आता है और कहती है शट अप, और उस पर अटैक करने के लिए दौड़ती है। और जैसे ही उसके तरफ बढ़ती है तो बेड पे गिरती है और देखते हैं वहां पर कैथरीन नहीं थी। और ये देख के पता चलता है ये सब एक इल्यूजन था। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के अंदर एग्जीबिशन करने के लिए आ चुका था प्रोफेसर शेन, और वहां पर देखते हैं उसको देखने के बाद अप्रैल बोलती है मैं तो शायद इसको जानती हूँ। और ये कहने के बाद मैट बोलते तुम इसे कैसे जानती हो। और तभी अप्रैल बोलती है मेरे पापा का दोस्त है, ये प्रोफेसर है, ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक्सप्लेन करने लगता है प्रोफेसर कि ये पत्थर जो बिलोंग करता है पहली टूम से और साइलस की टूम से बिलोंग करता है, और साइलस वन ऑफ द फर्स्ट बीइंग था जिसकी टूम हमने डिस्कवर की है। और ये कहने के बाद बताता है कि उसकी ऐसी कुछ स्टोरी है कि वो इमोर्टल होना चाहता था और इमोर्टल होने के लिए उसने एक लड़की से प्यार किया जिसका नाम था कैथसिया। कैथसिया एक तरह से बहुत पावरफुल विच थी और उसने उसको इमोर्टल बनाने के लिए अपना स्पेल किया, बट पता चलता है कि साइलस उसको धोखा देके अपनी रियल प्रेमिका को इमोर्टल बनाना चाहता था। बट जैसे ही कैथसिया को ये सारी बातें पता चली उसने उसके लवर को मार डाला और उसने साइलस को एक तरह से बांधकर टूम में जिंदा बंद कर दिया। और तब से उसकी टूम के अंदर ही वो बंद है और तब से वेट कर रहा है अपने आजाद होने का। और ये कहने के बाद बोलता है देखा वुमन जब गुस्से में होती है तो कुछ भी कर सकती है। और यहीं पर सब हंसने लगते हैं और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं डेमन भी वहां खड़ा था। और वो कहने के बाद बानी से बोलता है कि बानी जैसे इसका लेक्चर खत्म हो तुम मुझसे मिलने के लिए बाहर आना।
और तभी ये देखने के बाद हम देखते हैं वो अपना लेक्चर बोलता है कि साइलस अगर रियल हो तो किसी भी टाइम पे आ सकता है और आने के बाद सबको खत्म कर देगा और एक तरह से नई दुनिया स्टार्ट करेगा। और ये कहने के बाद बोलता है शायद या फिर ये कोई और पत्थर है और इसका कोई मतलब नहीं बनता और साइलस जैसी कोई चीज नहीं है। और ये कहने के बाद बोलता है ये सब बकवास है, मजाक कर रहा हूँ, बट तुम यहाँ पर घूमो, यहाँ पर जो भी एग्जीबिशन वाली चीजें है उन सबको देखो, जहां पर डाउट हो मुझसे पूछो। और ये कहने के बाद सीधा बानी के पास जाता है। बानी बोलती है तुम तो बिल्कुल बैड एस हो। और ये कहने के बाद शेन बोलता है मेरे से बड़ा बैड एस साइलस है। और ये कहने के बाद बानी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है जैसे साइलस को पर्सनली जानता हो। अब हम देखते हैं बानी सीधा उसको लेके जाती है डेमन के पास और डेमन हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्लास में बैठा हुआ था और ड्रॉवर खोल के देखता है कि अभी भी अलारिक ने अपनी दारू वहां पर रखी हुई है। वो दारू उठा के पीने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ बड़ी। और तभी हम देखते हैं कि शेन और बानी वहां पर आ जाते हैं और आने के बाद वहां देखते हैं कि बानी इंट्रोड्यूस कराती है उस दोनों को एक दूसरे से और बोलती है शेन ये भी एक तरह से इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और ये कहने के बाद डेमन उसे एक पिक्चर देता है और कहता है मुझे इसके बारे में जानना था और वो एक फोटो देता है उसे। और तभी हम देखते हैं कि वो ड्राइंग खोल के देखता है जैसे शेन और वो देखने के बाद बोलता है ये तो हंटर का मार्क है। और ये कहने के बाद एकदम डेमन शॉक हो जाता है और बोलते है तुम्हें कैसे पता इन सब के बारे में। और ये कहने के बाद शेन बोलता है कि मुझे इन चीजों पे बिलीव है और मैंने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। और तभी बोलता है कि तुम किसी हंटर से टकराए हो क्या। ये सोचने के बाद डेमन का शक पूरा हो जाता है कि शेन शायद इन सब के बारे में जानता है। और तभी शेन बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर तुम एक हंटर को मारो और उससे बच जाओ। और ये कहने के बाद बानी बोलती तुम कहना क्या चाहते हो। तभी शेन बताता है कि अगर किसी ने हंटर को मारा तो उस हंटर की आत्मा उस इंसान को तंग करती रहेगी और जब तक कि दूसरा पोटेंशियल हंटर नहीं बन जाता और एक तरह से उसे तंग करती रहेगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है और कहता है मुझे कुछ काम है। और वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि बानी टेंस हो जाती है कि अब दूसरा पोटेंशियल हंटर कहां से लाए जिससे कि अलीना की जान बच सके। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेवन सीधा फोन मिलाता है और कहता है कि मेरे पास एक ऑप्शन है। और तभी बोलता है लिटिल गिलबर्ट तुम्हारी जरूरत है अभी हमें। अब हम अगले सीन में स्टेफन और टाइलर को एक साथ देखते हैं जो पहुंच चुके थे क्लाउस के घर के अंदर और वहीं पर उन्हें क्रिस मिलता है। वो क्रिस से बोलता है कि वो अलीना को छुड़ाने आए हैं। और ये कहने के बाद क्रिस बोलता है तुम अभी इसको नहीं ले जा सकते हो, क्लाउस किसी भी टाइम पे यहाँ आ सकता है। और अब हम अगले सीन में क्लाउस को देखते हैं जो भी बार के अंदर था और उनके पास भेज चुके थे वो कैरोलाइन को। कैरोलाइन को देखने के बाद एकदम खुश हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन बोलती है प्लीज तुम अलीना को छोड़ दो ना। क्लाउस बोलता है अच्छा मीठी बातें करने के लिए तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें भेजा है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम्हें उससे क्या काम है। और तभी क्लाउस बोलता है मैं उसकी जान ही बचा रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन चुप हो जाती है और तभी क्लाउस बोलता है कि तुम्हें पता है अगर आज के दिन टाइलर अगर मेरे से साइड होता तो उसको मैं तुम्हारा दिल कभी ना तोड़ने देता। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन स्माइल करती है और तभी हम देखते हैं कि वो उसको ड्रिंक ऑफर करता है और दोनों बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। अब हम फिर स्टेफन को देखते हैं जो क्रिस को बोलता है कि प्लीज तुम उस अलीना को छोड़ दो और बाद में हम तुम्हें अपने आप बचा लेंगे। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है हाँ क्रिस मैं और हेली तेरे बैक पे हैं वो तुझे बचा लेंगे। तभी क्रिस बोलता है कि वो बाकी हाइब्रिड को मेरे पीछे छोड़ सकता है बट तभी हम देखते हैं कि टाइलर बोलता है कि नहीं हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम टेंशन मत लो। अब हम देखते हैं अलीना अपने रूम में अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बार बार उसे कैथरीन दिखाई दे रही थी और बोलती है उसे कि तुम्हारी वजह से बानी तुमसे सबसे ज्यादा हेट करती है क्योंकि तुम्हारी वजह से ही उसकी ग्रैम्स मरी और उसकी मॉम एक वैम्पायर में बदल गई। जब वो कहती है ना फेस पे वो तुमसे नफरत करती है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं अलीना बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। वही हम देखते हैं क्रिस दूसरे हाइब्रिड को कहता है कि तुम्हें क्लाउस ने बुलाया है, उसको कुछ हेल्प चाहिए कैरोलाइन के लिए। और दूसरे हाइब्रिड को वहां से हटा देता है और वहां पर वो अलाउ करता है स्टेफन को अंदर जाने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन जैसे ही अंदर जाता है अलीना को स्टेफन की जगह वहां पर हंटर दिखाई देता है और वहां पर स्टेफन उसके पास जाने की कोशिश करता है और वो डरते हुए पीछे हटती है क्योंकि उसे स्टेफन की जगह हंटर दिखाई दे रहा था। और पीछे हटती जाती है और एकदम हम देखते हैं कि वो एक तरह से एक लोहे की स्टेक निकालती है, तोड़ती है बेड के वहां से और सीधा मारने की कोशिश करती है स्टेफन को। स्टेफन उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो उसे हंटर समझ के मार के वहां से भाग जाती है। अब हम देखते हैं डेमन और बानी बात करने लग रही थी और बानी बोलती है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि जेरेमी एक हंटर बन सकता है और ये गलत बात है। तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है जिस विच के पास पावर ना हो उसको हम प्लान से हटा देते हैं। और ये कहने के बाद बानी को गुस्सा आने लगता है और वहीं पर हम देखते हैं जेरेमी भागते हुए आता है और कहता है करना क्या है और कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं अलीना को। तभी बानी बताती है तुम्हें होशियार रहना चाहिए, तुम्हें एक वैम्पायर को मारना है जिसकी वजह से तुम अपनी बहन को बचा सकती हो। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है हाँ लाओ स्टेक मैं पहले डेमन को मार देता हूँ। और डेमन सुनने के बाद बोलता है ओ बेवकूफ तू चुप रह और तुझे मैं वैम्पायर ला के दूंगा मारने के लिए, ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो बात करने लगता है और बानी बोलती है कि तुम जानते हो जेरेमी तुम क्या करने जा रहे हो। और बोलता है कि हाँ मैं अपनी बहन की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब वहीं हम देखते हैं कि स्टेफन का फोन आता है डेमन के पास और वो बताता है कि अलीना यहाँ से भाग गई है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और प्लीज डेमन तुम उसे ढूंढो और उसे तुम समझाओ, तुम्हारे कहने पे शायद वो मान जाए।
और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि डेमन एकदम टेंस हो जाता है कि वो कैसे बचाए अलीना को, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो चुका है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन बैठी हुई थी क्लाउस के साथ पे, और तभी उसको मैसेज आता है कि अलीना भाग चुकी है और अब तुम भी वहां से निकल लो तो बेटर है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन एक नकली सी हंसी दिखाती है और ये देख के क्लाउस समझता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन बता देती है पूरी सिचुएशन और बताती है कि वो यहाँ सिर्फ उससे मिलने नहीं आई थी बल्कि उसको डिस्ट्रैक्ट भी करने आई थी, जिससे कि स्टेफन उसे वहां से निकाल ले और चुपचाप ले जाए, बट वो भाग चुकी है वहां से। और ये सुनने के बाद क्लाउस को बहुत गुस्सा आता है और वहीं हम देखते हैं कैरोलाइन उसे शांत कराने की कोशिश करती है, बट क्लाउस वहां से जाने लगता है और वहीं पर कैरोलाइन उसे रोकती है। तो क्लाउस बोलता है, मानता हूं मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम बहुत अच्छी हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम जो चाहो वो कर सकती हो। कभी कभी मन करता है ऐसी सिचुएशन पे तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन चुप हो जाती है और बोलती है कि उनके पास तरीका भी है उसको सही करने का। और ये कहने के बाद कैरोलाइन को बोलते हैं, तुम्हारे पास 10 सेकंड है कि तुम मुझे अपने आप को साबित करो कि कैसे अलीना बच सकती है, वरना फिर तुम देखो। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन उसे बता देती है। अब हम देखते हैं अलीना जो जंगलों में भागी जा रही थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एक साइड पे उसको कैथरीन दिख रही है और दूसरी साइड पे हंटर दिख रहा है, और वो दोनों से एक ही बात बोल रहे हैं कि तुम नाकारा हो, तुम बेवकूफ हो और तुम एक वैम्पायर बनके दुनिया पे पहुंच बन चुकी हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप मरे, बानी के पेरेंट्स, उसकी ग्रैम, सब लोग मर चुके हैं और तुम ही रीजन हो कि सब चीजें खराब होती जा रही है, तुम्हें मरना ही चाहिए। और तभी हम देखते हैं भागते भागते अलीना वहां पर आ जाती है जहां पर उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी और जहां पर उसकी डेथ हुई थी, उसी ब्रिज के ऊपर। और ये देख के एकदम घबरा जाती है। तभी उसे अपनी मॉम दिखती है जो उसके हाथ पकड़ कहती है कि तुम मर सकती हो क्योंकि तुमने कुछ भी ढंग के काम नहीं किया, और उसे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करती है। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन के कहने पर डेमन उसे ढूंढते ढूंढते आ चुका था, और तभी हम देखते हैं कि डेमन उसे ढूंढ लेता है और तभी अलीना को सारे हेलुसिनेशन बंद हो जाते हैं और डेमन उसके सामने खड़ा था। डेमन को सामने खड़ा होता देख बोलती है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? और ये कहने के बाद डेमन बोलता है, हाँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा तुम्हें ढूंढने में। पहली बार यहीं मरने वाली थी, दूसरी बार भी यहीं मरने वाली थी, मुझे लगा तीसरी बार भी यहीं आके मरोगी। तभी हम देखते हैं उसने एक बार अलीना के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकती हो। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है कि मैं एक वैम्पायर बन चुकी हूँ और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट है और मुझे मर जाना चाहिए, इसके बेटर रहेगा कि वो दूसरों को मारे, उससे अच्छा खुद ही मर जाए। बट ये सुनने के बाद डेमन बोलते हैं, नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि हेली और टाइलर मिलके क्रिस को टाउन से भगा रहे थे और वो कह रहे थे जब पहुंच जाओ तब कॉल करना और अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जैसे वो गेट के पास पहुंचता है उसे दिखता है क्लाउस। क्लाउस को देख के क्रिस डर जाता है और अंदर आने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमको किसने अलाउ किया यहाँ से जाने के लिए, और तुमने इतनी हिम्मत कहां से जुटाई जो तुमने अलीना को आजाद कर दिया, और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि वहां पर हेली आती है और कहती है प्लीज इसकी गलती नहीं है, और वहां पर टाइलर कहता है इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। और टाइलर सारी गलती अपनी मानता है और कहता है इसकी गलती नहीं है, इसको मत मारो। और तभी हम देखते हैं हेली बोलती है कि टाइलर की भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, जो किया मैंने किया, तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझे मार दो। तभी हेली बोलती है कि इसमें टाइलर की कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो उसकी गलती है, और इट्स बेटर कि तुम मुझे मार डालो क्योंकि मुझे एक दिन तुम्हारी हाइब्रिड बिच नहीं बनना है, इट्स बेटर कि मुझे तुम मार ही डालो। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस क्रिस को जाने देता है और वहीं पर हम देखते हैं क्रिस बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम जो कहोगे वो करूंगा और तुम्हें कभी जिंदगी में फेल नहीं करूंगा। और ये मोमेंट पे क्लाउस बोलता है चलो तो तुम फिर जाओ यहाँ से। और तभी हम देखते हैं क्रिस डरते हुए बाहर जाने लगता है, और तभी हम देखते हैं गेट पे से आता है स्टेफन और उसको एक तरह से स्टेक मारता है और जमीन पे गिर जाता है। ये देख के टाइलर और हेली डर जाते हैं और कहते हैं कि स्टेफन ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं उनके साथ जेरेमी था और जेरेमी उसको मार डालता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब अलीना को वापस हंटर दिखने लगता है और अब अलीना ने अपनी रिंग कहीं फेंक दी थी पानी के अंदर, और यहाँ हम देखते हैं कि अलीना बहुत ज्यादा डरी हुई थी और कहती है कि मुझे मरना ही होगा, और अब सुबह का टाइम होने वाला था और अभी सूरज उगने वाला था। ये देख के हम देखते हैं कि डेमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अलीना तुम नहीं मर सकती हो, प्लीज कंट्रोल करो अपने ऊपर। वहीं हम देखते हैं कि वो अपनी रिंग नहीं पहनी हुई थी और अभी सूरज उगने वाला था और वहां पर हंटर उसे जानबूझ के जिंदा जलाने वाला था। और यहीं पर हम देखते हैं कि जैसे ही जेरेमी ने पहला अपना वैम्पायर और हाइब्रिड मारा, वैसे ही हम देखते हैं कि वो हंटर की आत्मा उसको हॉन्ट करना बंद कर दी। और ये देख के हम देखते हैं अलीना अब नॉर्मल फील करने लगी थी, और ये बात अब डेमन भी ऑब्जर्व कर सकता था। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं अलीना की खाल जलने लगती है और ये देख के बोलती है डेमन मेरी स्किन जल रही है। और ये देख के डेमन उसको पकड़ता है और पानी में कूद जाता है। अगला सीन देखते हैं हम अलीना का, जब अलीना की घर पे आंख खुलती है और उसके हाथ में उसकी वापस वो रिंग थी। अब अलीना उठ जाती है और हम देखते हैं कि उसके पास वापस डेमन बैठा हुआ था और उसका उठने का वेट कर रहा था। अलीना उठती है और बोलती है कि मेरे अभी थोड़ा सर में दर्द है बट मुझे सारी चीजें याद आ रही हैं, और पता चल रहा है कि वो पहले मुझे हॉन्ट कर रहा था बट अब नहीं कर रहा है और अब वो अच्छा फील कर रही है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि
डेमन उसके पास आके बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और ये देख के अलीना बोलती है कि वो अभी भी स्टेफन से प्यार करती है और मानती है कि उसके रफ पैच से चल रहा है वो, और उनके बीच में थोड़ी अनबन चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे अलग है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ उसके बारे में उसे पता है और जो भी रफ पैच चल रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, स्टेफन ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा है और जो भी करेगा स्टेफन तुम्हारे लिए ही करेगा। और ये सुनने के बाद अलीना को अब शक होने लगता है कि कोई तो बात है जो उससे छुपा रहा है। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है कि मुझे पता है स्टेफन ने मुझे बताने से मना किया है और अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरी अस्थियां डिब्बे में पैक हो जाएंगी स्टेफन के हाथों, पर मैं तुम्हें बता दूंगा और ये याद रखना कि स्टेफन मुझे मार दे तो मुझे उसी ब्रिज के नीचे फेंक देना मेरी अस्थियों को जहां पर तुम मरने वाली थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना स्माइल करने लगती है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो बताता है कि स्टेफन बहुत मेहनत कर रहा है और पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश कर रहा है एक क्योर जो तुम्हें बचा सकता है। और ये सुनने के बाद अलीना एकदम शॉक हो जाती है और सोचती है कि स्टेफन उसके लिए कितना सोचता है। अब हम देखते हैं टाइलर को जो पूरी रात पी रहा था शराब और अगले दिन तक भी पी रहा था। उसके पास अब कैरोलाइन आती है और बोलती है कि उसको पता चला क्रिस की डेथ के बारे में, बट हमें अपने दोस्त की हेल्प करनी थी। और ये कहने के बाद टाइलर गुस्सा करता है और कहता है कि क्रिस भी मेरा दोस्त था और मैंने उसको कहा था कि हम उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे और उसके हमेशा बैक पे रहेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया उस सिर्फ एक क्लाउस हाइब्रिड की वजह से। और बोलता है ही इज अ पीस ऑफ डैश। और ये बोलने के बाद अपने वर्ड्स को रोकता है पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन से पूछता है कि तुमने कौन सी शर्त पे उसको अपने ही हाइब्रिड को मरने पे एग्री कर लिया। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि मैंने उसको अपने साथ एक डेट पे जाने के लिए अलाउड कर दिया, इसलिए उसने अपने एक हाइब्रिड को मरने दिया। और ये कहने के बाद भाई टाइलर को बहुत गुस्सा आता है और वहीं कैरोलाइन समझाने की कोशिश करती है ये सिर्फ हमारे लिए अच्छा था और दोस्तों के लिए भी, और मैं हेली और तुम्हारे बीच में बॉन्डिंग को तोड़ना नहीं चाहती थी। और ये देखने के बाद हम देखते हैं टाइलर स्माइल करते हुए उठता है और अपने ग्लास में शराब डालता है और शराब की बोतल जस्ट कैरोलाइन की साइड पे फेंक के मारता है और दीवार पे फेंक के मारता है। और तब देखते हैं कि कैरोलाइन बहुत बुरी डर चुकी थी और वहीं पर हेली उठ जाती है जो वहां पर सो रही थी और कहती है यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी बोलता है कुछ नहीं, बस क्रिस की याद में हम शराब पी रहे हैं। और ये देखकर कैरोलाइन बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। अब हम देखते हैं डेमन सीधा आ जाता है बार के अंदर और वहां पर 2 पैक बनाता है और वो वेटर से कहता है 2 बनाओ। और ये देखने के बाद वहां पर मैट आता है और बोलता है कि तुम अलारिक के लिए अभी भी 1 पैक छोड़ते हो। और ये कहने के बाद बोलता है तुम्हें मतलब तुम तो क्वालिफाई भी नहीं होते मेरे फ्रेंड सर्कल में। और ये कहने के बाद मैट बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। जब मैं अप्रैल के साथ खड़ा था तो अप्रैल ने बताया कि वो उसके फादर का दोस्त है जो शेन प्रोफेसर है। और उसके बाद बताता है कि उसने शेरिफ से जाके बहुत सारी बातें करी और पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट ढूंढवाए जो अप्रैल के पापा के फोन के थे, और पता लगा कि जिस दिन डेथ हुई थी उससे पहले उसने 10-15 बार कॉल किया था शेन को और बात भी की थी और बहुत सारी मिस कॉल्स थी। और ये सुनने के बाद अब डेमन को शक होता है प्रोफेसर शेन भी इस सब में शामिल है। अब हम प्रोफेसर शेन को देखते हैं जो सीधा बानी के साथ बैठा था और बोलता है कि जो मैंने बताया वो काम किया, हंटर बन गया तुम्हारा। और ये कहने के बाद बानी बोलती है हाँ बिल्कुल सही हुआ, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। और ये कहने के बाद बानी पूछती है कि आपको इन सब के बारे में कैसे पता है और इतना डिटेल में कैसे पता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं प्रोफेसर शेन वहां पर बैठता है और बोलता है कि मैंने हर सुपरनेचुरल क्रीचर को पढ़ा है और सारी इंफॉर्मेशन रखता हूं मैं, और मैं तुम्हारे बारे में एक इन्फो जरूर देना चाहता हूं। तुम्हें अब नया हंटर मिल चुका है ना, जब तक उसका मार्क पूरा नहीं हो जाता उसको किल करने देना, बट जब उसका मार्क पूरा हो जाए तो तुम उसे मेरे पास डायरेक्टली लेके आना और कहीं मत ले जाना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं ही दे सकता हूं कि वो मार्क्स का मतलब क्या है, और मैं तुम्हें आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम और कहीं भी मत जाना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी उसके साथ एग्री भी करती है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं अलीना और स्टेफन बाहर गेट पर बैठे हुए थे और अलीना बताती है कि वो एक तरह से डार्क पर्सनैलिटी बन चुकी है अपने आप की और बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करती है और अपने आप को इंप्रूव करना चाहती है पहले से बेटर और एक अच्छी इंसान बनना चाहती है। वहीं पर हम देखते हैं बैठ के बातें करने लगती है और बताती है कि मेरे इमोशंस अब थोड़े चेंज हो चुके हैं। और ये कहने के बाद थोड़ी हिचकिचाती है और कहती है कि मुझे अब डेमन के बारे में जो सोच थी वो बदल चुकी है और एक तरह से कुछ और सोच है फ्रेंडशिप से ज्यादा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन बोलता है हाँ मुझे पता लग रहा है, वो तो जब से तुम वैम्पायर बनी हो तुम्हारे जितने भी इमोशंस है वो मैग्नीफाइड हो चुके हैं। तुम पहले उसके लिए थोड़ा केयर करती थी, अब ज्यादा करने लगी हो। और मुझे पता है जब से मैं रिपर बना था और तुम्हारे बीच में उसके साथ थोड़ी ज्यादा नजदीकियां आ गई थी मेरी वजह से, क्योंकि मैं रिपर बन के दूर चला गया था और तब से ये सब हो रहा है। बट अब तुम वैम्पायर बन चुकी हो तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है अब मैं भी ये सब नहीं कर सकता हूँ और अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं पर अलीना बोलती है कि वो भी अब ये सब नहीं कर सकती है। और दोनों वहां पर घर के बाहर बैठे हुए थे और बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे और शायद अब इनका ब्रेकअप हो चुका है। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 6। तो आई होप यू लाइक दिस एपिसोड और मैं जल्दी एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा। गाइस मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बट डेली एक वीडियो तो पक्का डालूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाऊं। और प्लीज
इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर होंगे उतने ज्यादा वैम्पायर डायरीज के फैन बनेंगे और वो मुझे ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वैम्पायर डायरीज मेरी फेवरेट सीरीज है। तो आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। और अब थोड़ी थ्योरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रोफेसर शेन शायद एक वैम्पायर भी हो सकते हैं, या फिर उनको इतना सब कैसे पता है, और ये शायद ओरिजिनल वैम्पायर्स को भी पर्सनली जानते हो, या फिर हम देखेंगे वो बानी को एक तरह से यूज करता है, या फिर अब क्लाउस क्या करेगा टाइलर के साथ, या शायद उसे मार डाले या फिर हेली को मार डाले। वहीं पर हम देखते हैं कि टाइलर और कैरोलाइन का लगभग ब्रेकअप ही हो चुका है, और शायद टाइलर के जाने के बाद अब शायद कैरोलाइन डेट करे क्लाउस को, ये भी हो सकता है। और वही हम देखेंगे शायद अब डेमन और अलीना की नई केमिस्ट्री स्टार्ट हो और स्टेफन किसके साथ जाएगा, वो सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, एंड टाटा एंड बाय बाय।